आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट पेपर को सॉल्व करते हैं। शाम के टाइम हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या रहता है कि सन 2023 से लेके 15 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग में मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसमें क्या करती हूँ कि कंप्लीट पेपर सॉल्व कराती हूँ। हम लोगों ने सन 2023 के जितने भी मतलब पेपर 7 पेपर होते हैं, जिसमें में से 6 पेपर मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। सन 2023 का कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे सन 2022 के प्रश्न पत्रों को। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है क्या है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें टाइमिंग 2 घंटे की होती है, पूर्णांक 50 नंबर का होता है। 15 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 15 वेरी शॉर्ट आते हैं और जो 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें लॉन्ग के रहते हैं। ये 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 20 नंबर का ये रहता है। टोटल जो आपका नंबर रहता है 50 नंबर का पूर्णांक रहता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना ज़रूरी रहता है। अगर आप 25 नंबर से कम लेके आए तो आपका बैक लग जाएगा। इसमें बहुत से बच्चों का पेपर फर्स्ट में अगली बार सीडीपी में बैक लगा है, तो आप लोगों का बैक ना लगे इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत कठिन पेपर नहीं होता है, बहुत कठिन ही होता है ना बहुत ही इजी होता है। बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कर लेंगे तो आपके 35 से 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं बस। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कोई सीरीज नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को ज़रूर पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल हमने आर्टिकल की क्लास कराई थी, आप उसको जाके देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आर्टिकल से हर साल आते हैं। आप 2 से 3 नंबर, बहुत से लोगों को लगता है 2-3 नंबर क्या है, बट 1 नंबर से बैक लगता है। इसलिए आप जाके उस क्लास को देखिए। वो बच्चे तो ज़रूर देखें जिनका इंग्लिश एकदम वीक है, उन्हें इंग्लिश में कुछ नहीं आता, नहीं समझ में आता वो क्या पढ़ें, तो वो बच्चे तो ज़रूर देखें। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन जॉन डीवी ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आपसे हर बार रिपीट होता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट डाल के कहीं लिख लीजिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बार बार पूछता है और आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगिक। क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, या बहुत बच्चे सोचेंगे कि मानसिक विकास करना है। बहुत बच्चों का होता है कि संवेगिक, यानी अगर आप इमोशनली अगर स्ट्रांग हैं तो आप सब कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह ओवरऑल डेवलपमेंट से होता है, सर्वांगीण विकास से होता है। जो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य के क्या है, सर्वांगीण विकास से है। आपको बता दें कि विधियों से क्वेश्चन जरूर आती है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं? तो सुकरात हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन हैं? प्रश्नोत्तर पूछता है, किंडरगार्टन पूछता है, तो ये 2 क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा। किंडरगार्टन के कौन है? फ्रॉबेल हैं, है ना। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है। क्या बना देता है? जो शिक्षण में हम लोग एड्स यूज़ करते हैं, मतलब जो सामग्रियाँ यूज़ करते हैं उसको रोचक बनाने के लिए वो क्या बना देता है? प्रभावशाली बना देता है। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा। कहीं भी बुनियाद के बारे में आ जाए तो आप आंख बंद करके महात्मा गांधी जी को लगा दीजिए। बुनियादी शिक्षा की बात कौन करता है? महात्मा गांधी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अगली बार क्या पूछा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और क्या पूछ देता है? विश्व जल दिवस, या यही पूछता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, या तो आपसे ये पूछेगा कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, वह शिक्षक को माली किसने कहा, फ्रॉबेल ने कहा, या आपको पूछेगा किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है। तो ये दो क्वेश्चन जो है फ्रॉबेल से इम्पॉर्टेंट हैं। ये दो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बस अगर फ्रॉबेल से पूछेगा तो यही दो पूछेगा ज़्यादातर। आप कहीं भी अगर आंख बंद करिए और पाठशाला एक को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली, जहाँ भी शिक्षक पौधा माली की बात आ जाए तो कुछ भी नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फ्रॉबेल लगा दीजिए। जहाँ खेल के बारे में बात की जा रही हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फ्रॉबेल लगा दीजिए। कुछ हद तक आपका सही रहता है, बट अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को उठा के देख लीजिए तो बस ज़्यादातर यही दो क्वेश्चन पूछा गया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया है फ्रॉबेल में कि किंडरगार्टन पद्धति किससे संबंधित है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा, फ्रॉबेल ने कहा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लीजिए कि दिव्य शपन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दिव्य शपन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, गीजूबाई बधेगा। एक पुस्तक आपसे और पूछता है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, हो सकता है कि इसी में पूछा हो, अगर इसमें नहीं पूछा हुआ होगा तो सन 2023 का आप उठा के देख लीजिएगा, पूछा जरूर है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो हैं। दिव्य शपन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, गीजूबाई बधेगा हैं। कौन है, गीजूबाई बधेगा हैं। ये ही दो पुस्तक है जो आपसे बार बार रिपीट होता है, आप इन दोनों को याद रखिए। जो घर पर दी जाती है वह शिक्षा कैसी है, तो जो घर पे शिक्षा दी जाती है वह अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा है। क्योंकि ना तो इसका कोई पाठ्यक्रम है, ना कोई शिक्षक है इसमें, और ना कोई ही इसका ना पाठ्यक्रम है, ना शिक्षक है, ना कोई समय है। कोई ना पाठ्यक्रम निर्धारित है, ना कोई इसका शिक्षक निर्धारित है, और ना ही इसमें समय निर्धारित है कि कब पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाना है, किस समय पढ़ाएं। तो ऐसी शिक्षा जिसका कुछ भी निश्चित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। घर पर दी जाने वाली शिक्षा कैसी, अनौपचारिक शिक्षा है। स्कूल में जो हमें प्राप्त होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। दूरस्थ शिक्षा क्या है, जो हमें पत्राचार के माध्यम से मिलता है, ये सब क्या है, दूरस्थ शिक्षा है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, क्या है, जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों से खराब हो जाती है। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। आप इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन इनका बहुत रिपीट होता रहता है। फिर आया प्रोजेक्ट पद्धति। देखिए प्रश्न पद्धति पूछ लिया था, प्रश्न विधि, अब आ गया प्रोजेक्ट पद्धति। तीसरा क्या आता है, किंडरगार्टन पद्धति। यही तीन पद्धति घुमाएगा आपको। प्रोजेक्ट पद्धति, आप कुछ नहीं याद है आपको तो बस आप ये याद रखिए कि पास से प्रोजेक्ट, पास से प्रयोजनवाद। क्या है, प्र से प्रोजेक्ट और प्रा से ही प्रयोजनवाद। आप प्रकृति के उतना करीब नहीं आ रहे हैं जितना आप प्रोजेक्ट से प्रयोजनवाद के आ रहे हैं ना। प्रयो मतलब इसमें प्रा में ओ की मात्रा है, यहाँ पे या पे ओ की मात्रा है ना। प्रोजेक्ट पद्धति, प्रयोजनवाद पद्धति। सॉरी। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पे आधारित है। मूल प्रवृत्ति प्रकृतिवाद। मूल प्रवृत्ति किस पे संबंधित है, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद कौन है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इसके डीप जाएं, जो आपके सीटेट में पूछ सकता है या टेट में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। मूल प्रवृत्तियां दिया किसने था, तो इसके जो जनक थे वो कौन थे, मैकडूगल थे। कौन थे, मैकडूगल थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके टेट सीटेट के लिए। मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, मूल हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मूल जो हमारे व्यवहार हैं उन्हें हमें क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, मकतब शब्द का अर्थ क्या है। अगर हम लोग बात करें मकतब प्राथमिक स्तर से है, बल्कि मदरसा जो है वह माध्यमिक स्तर से, किससे है, माध्यमिक स्तर से है। मकतब शब्द किस स्तर से है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट होता रहता है। ये आपको 1 नंबर में या मतलब ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में पूछेगा जरूर, मकतब या पूछेगा या मदरसा पूछेगा। तो मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो मकतब
शब्द प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना कि आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। अगर हम लोग बात करें आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, तो शिक्षण विधि में। किस में है? शिक्षण विधि में। आदर्शवाद शिक्षण विधि पे अपना श्रेष्ठ योगदान देता है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हो गए, जिसमें में से अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे सन 2023 के प्रश्न पत्रों को, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन क्या हुए, रिपीट हुए हैं सन 2022 के। मतलब जो सन 2022 में आया था वो सन 2023 में आया था। अब हम लोग क्या करते हैं, अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे। रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ? रूसो आएंगे जरूर आपके एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा। रूसो का जन्म 28 जून 712 को जनेवा में हुआ। रूसो एक क्या थे? महान दार्शनिक थे। ये आपसे पूछ लेगा वे उसमें ऑब्जेक्टिव में कि रूसो कैसे इंसान थे, तो रूसो महान दार्शनिक थे। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पूछता है। नहीं कुछ पूछेगा तो ही पूछ लेगा कि सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन पर, मतलब किससे संबंधित हैं, तो ये पूछ लेगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी को प्रस्तुत करने वाला क्या है? वाक्य है। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य क्या है? आदर्शवाद दर्शन से है। कहाँ से है? ये आदर्शवाद दर्शन से है। पूछ रहा है ना कि सत्यम शिवम सुंदर किस दर्शन पे आधार वाक्य करता है, तो यह वाक्य कठोपनिषद जो आपका उपनिषद है, तो कठोपनिषद से लिया गया है और यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से है। बस अगर आप इतना ही लिख देंगे तो आपका 1 नंबर क्या है? कन्फर्म है। यही तो पूछा है ना कि सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से है। सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से है। कहाँ से लिया गया? कठोप उपनिषद से लिया गया। वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में समझाइए। वैश्विक तापमान वृद्धि का हमारी धरती के औसत तापमान में क्या है? बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती। इसमें कुछ है नहीं जो समझाएं। मूल का क्या अर्थ है? किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। जॉन जे काने के अनुसार मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक है, जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो जो इसका आंसर है छोटा छोटा बच्चा जानता है कि पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके, अर्थात ऐसी चीज का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारियों को चारों ओर से आवृत्ति से क्या हुआ है? ढका हुआ है। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब ढके, मतलब पर्यावरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से क्या करें? ढक के रखे। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दला था। इन्होंने हिंदू धर्म का परिचय संपूर्ण विश्व से कराया। आप स्वामी विवेकानंद को सीधे याद रखिए, इनके बचपन का नाम आप ऐसे भूल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी को नरेंद्र मोदी भी कहा जाता था। नरेंद्र नाथ मतलब आप नरेंद्र भी याद रखेंगे नरेंद्र मोदी से, तो आपको याद आ जाएगा नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, वहाँ नहीं पूछा
ऑब्जेक्टिव में तो आपसे शॉर्ट में पूछ लिया कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं और वैश्विक चेतना जागृत करना है। जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों को क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है, जैसा कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीब, मृत, स्वास्थ्य और मानवीकरण आदि का मानव अधिकारियों का महत्व आदि है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आज बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती। इसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए क्या किया जाता है, प्रवेश संस्कार किया जाता है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा का सामान्य व मूलभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। मतलब शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का जो सामान्य व मूलभूत उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण करना और व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता। औपचारिक शिक्षा शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षक, समुदाय, मध्यस्थ और अपने समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। मतलब औपचारिक शिक्षा एक विद्यालय में दी जाती है जिसमें कई बच्चे एक साथ क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो उन सब का आपस में क्या होता है, संपर्क होता है, जिससे उनको क्या करता है, लाभ मिलता है उनके समाजीकरण में भी। शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार। जनसंचार के चार माध्यम। जनसंचार के प्रमुख साधन हैं दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, टेलीफोन, समाचार पत्र तथा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए उसके प्रकार के नाम बताइए। प्रदूषण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है जिससे जीव जगत का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत डिफाइन किया जाए। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता था मतलब थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे तथा टैगोर सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया। सृष्टि का उनका विवरण कम्बोकस अस्तित्व है। बस इतना याद रखिए कि टैगोर ने किस धारणा पर विश्वास करता था नहीं थे होना चाहिए, ये थोड़ा वो स्पेलिंग मिस्टेक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे तथा टैगोर सृजन की वास्तविकता का विश्वास करते थे। इतना ही आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा में प्रकृतिवाद बच्चे को प्रकृति वातावरण में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है या प्रकृति को सबसे अच्छा शिक्षक मानता है। जिसकी संगति में बच्चा बेहतर सीखता है, वह बच्चे के प्रयोग, खोज, आविष्कार में संलग्न होने के लिए तैयार और प्रोत्साहित करता है। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम किसी प्रकृतिवाद साधन है व्यापार नाम से जानते हैं। प्रकृतिवाद के जो जनक थे वो रूसो दार्शनिक थे, लेखक और संगीतकार थे जो जिनेवा के थे। कहाँ के थे? जिनेवा के थे। प्रकृतिवाद के जनक कौन हैं? रूसो हैं। रूसो दार्शनिक थे, लेखक और क्या थे? संगीतकार थे और कहाँ के रहने वाले थे? जिनेवा के थे।
विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है? विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सर्वप्रथम विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था अति उत्तम होनी चाहिए। विद्यालय को शैक्षिक वातावरण अधिक से अधिक सौंदर्यपूर्ण, आदर्श परक तथा मूल्य परक होना चाहिए। विद्यालय में अध्यापिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापकों को पूर्ण निष्ठा और लगन से क्या करना चाहिए? अपने दायित्व को संभालना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दर्शकों को सदियों या उससे अधिक समय में होने वाले जलवायु की दीर्घकालीन परिवर्तन से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी, बारिश की औसत मात्रा में बदलाव लाती है। इससे समुद्र में जल स्तर में क्या हो जा रही है? बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। शिक्षा में जनसंचार द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा और सामुदायिक विकास क्षेत्र की ज्ञान है। वे अन्य लोगों की संस्कृति, अभिवृत्ति, जातियां, पंथ, पथों तथा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में क्या करती हैं? मदद करती हैं, ताकि एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण व कार्य कर सकें। यह पूरी तरह से नए और अभिनव तरीके से सीखने के लिए छात्रों को क्या करती है? पुरस्कारित करके और शैक्षिक प्रणाली को काफी लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्या है कि प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचि योग्यता के आधार पर की जाती है। इसमें पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौड़ स्थान दिया जाता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मुख्य विषय खेलकूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान तथा वनस्पति एवं गणित आदि है। मतलब यह प्रकृति से जोड़ के चीज़ों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। आप मतलब थोड़ा भी कुछ जानते हैं और उसको लिख देंगे तो आपको वो नंबर मिल जाता है। बस कुछ चीज़ें हैं, बस ऑब्जेक्टिव की चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको लिख नहीं पाएंगे। बस शिक्षा को प्रभावी कारक के रूप में शिक्षा में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी समाज के मूल्य, नैतिक और सिद्धांत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे जो सामान्य मूल्यों की नैतिक और सिद्धांतों को कायम रखेगा। शिक्षा से उन्हें समाज में समानता और समर्थन का अधिकार मिलता है, जिससे वे एक सुरक्षित और सुदृढ़ मतलब शिक्षा क्या है? शिक्षा प्रभावकारी रूप से शिक्षा समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अगर आप शिक्षित हैं और समाज में महत्वपूर्ण क्या करें? आप शिक्षित हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में पेश आएंगे। और जब आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज के सामने आएंगे तो समाज के सामने आपका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वही प्रभाव आपको क्या बनाएगा? विशिष्ट बनाएगा। आप इसको अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो रिलेटेड शिक्षा से होना चाहिए। किसी की कहानी उसमें नहीं होनी चाहिए। जल संरक्षण, अब ये क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? इसको तो आप बहुत ही आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जल संरक्षण मतलब कि सन 2022 का पेपर इजी आया था। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है बताइए। जल संरक्षण में ऊर्जा की बचत होती है तथा जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है। इससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। जल संरक्षण में जल की प्राकृतिक स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, हिमनद, वर्षा, भूमिगत जल आते हैं जिनका रख रखाव तालाब, हिम नदी और भूमिगत जल आते हैं जिनका रख रखाव संरक्षण अति आवश्यक है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण कुएं तथा तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है। भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। अतः जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण करना चाहिए। मतलब अगर बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक बूंद की देख रखनी चाहिए, मतलब देख रेख करनी चाहिए कि कहीं भी पानी वेस्ट ना हो। मांटेसी पद्धति सिद्धांतों की विवेचना कीजिए।
मॉन्टेसरी के दो बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, बच्चे और विकासशील वयस्क अपने परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से मनोविज्ञान आत्मनिर्माण में संलग्न होते हैं। दूसरा, विशेष रूप से 6 साल की उम्र के तहत बच्चों का मानसिक विकास एक सहज और सस्ता होता है। औपचारिक अनौपचारिक इसको मैं समझाऊंगी नहीं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। औपचारिक का क्षेत्र विस्तृत है जबकि अनौपचारिक का क्षेत्र सीमित है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट और समय अनुसार होता है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत और भावी जीवन की तैयारी कराता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप उसको बार बार पढ़ेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। औपचारिक अनौपचारिक में कुछ भी नहीं है। अब यही क्या है, कुछ भी नहीं है। सामाजिक और सांप्रदायिक सौंदर्य क्यों आवश्यक है? जाति, पंथ, समुदाय से ऊपर उठकर धर्म सद्भावना की के वातावरण से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इससे पूरे देश में सद्भावना का वातावरण बनाया जा सकता है। इससे लोगों में अपनी घृणा समाप्त होगी तथा आपसी प्रेम, एकता तथा भाईचारा को बढ़ावा मिलता है तथा अपने समुदाय के प्रति मजबूत लगाव या अन्य किसी अपना धर्म क्षेत्र या भाषा हो सकता है। तो सन 2022 के जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब जो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वे बहुत ही इजी था। मतलब कुछ था ही नहीं उसमें कि जो आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए। हम लोगों ने सन 2022 के आज प्रश्नों को कर लिया है। सन 2023 थोड़ा इससे टफ पेपर था, बहुत नहीं कह सकते हैं, बस थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जिसको आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। बट इसमें जो इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आया था सन 2022 में उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब जल हुआ, वायु हुआ, समाज हुआ, शिक्षा हुआ, इन सब के बारे में तो आप लिख ही लेंगे। तो आप परेशान मत होइए, थोड़ी सी भी अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर लेके आएंगे। और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आज नवंबर में 19 तारीख है। आप मोटा मोटा अगर देखें तो 10 दिन इधर, 30-40 दिन आपके पास टोटल बचे हुए हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट इधर नहीं तैयार होगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपके पास बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि एक एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं, उस बीच आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलता है। इसलिए आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ने को कहूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।